Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am taking the revision part of your chapter 3 of history. The name of the chapter is Nazim and the Rise of Hitler. As you all know, student, in this chapter we learn that in Germany how Hitler become the ruler and how he rise, what the policies he accepted in the Germany, and what exactly Hitler had done in Germany, that we read in this chapter. Okay, let's start the chapter. So the chapter is started with the birth of Weimar Republic. Before it, in your history book we have learned the story of Helmut, द बॉय 10-year-old बॉय, ये हमने पढ़ा था. बट ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट नहीं है, सो दैट आई एम नॉट कवरिंग दिस पोर्शन इन योर रिवीजन. ये मैं इस रिवीजन में आपका कवर नहीं कर रही हूँ. दैट इज़ अ स्टोरी जस्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. वो सिर्फ चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टोरी थी. ओके, चलिए. तो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक. Now first of all you may know that what was Weimar Republic. आपको पता होना चाहिए कि Weimar Republic क्या था. Weimar Republic exactly the parliament of the Germany, or we can say at that time the government of Germany. उस समय जब जिस 20th सेंचुरी में 1914 1918 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एट दैट टाइम वहाँ पर जो जर्मनी थी उसकी जो गवर्नमेंट थी दैट वाज वाइमर रिपब्लिक, वो वाइमर रिपब्लिक थी. ठीक है. अब जर्मनी क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द जर्मनी एट दैट टाइम. जर्मनी कहाँ स्टैंड कर रहा था, उसने क्या किया, एंड दैट वी रीड इन दिस. द जर्मनी वाज अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी. एक पावरफुल एम्पायर था जर्मनी. ठीक है. एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है. 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में एंड हो गई. ओके. Alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia, this war affected Germany in the following manner. 20th सेंचुरी में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था. ठीक है. बट 1914-18 में जब उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी विद द ऑस्ट्रेलियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया के साथ, मतलब विद ऑस्ट्रिया, उसकी साइड था ऑस्ट्रिया. ठीक है. उसके साथ नहीं लड़ी, मतलब वो वॉर में हमेशा दो पलड़े होते हैं. तो वन साइड पर जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड सेकंड साइड पर एलाइज में इंग्लैंड फ्रांस एंड रशिया थे. ठीक है. आपको एलाइज कंट्रीज़ के नेम याद सॉरी, आपको एलाइज कंट्रीज़ के नेम याद रखने हैं, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ओके, दिस मे बी कम इन योर 1 marks क्वेश्चन. ओके, चलिए. तो अब जर्मनी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जर्मनी की पॉलिटिकल कंडीशंस पर वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज़. तो जर्मनी ने इनिशियल गेन्स किए, उसने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई किया. ठीक है. ये वॉर के इफ़ेक्ट हैं. बट उसके बाद वाइमर रिपब्लिक किस तरह से आया वो मैं आपको पढ़ाऊँगी. ठीक है. हाउएवर विद द एंट्री ऑफ यूएस, जैसे ही वॉर में यूएस ने एंट्री की, वैसे ही जो एलाइज थे गेन द स्ट्रेंथ. एलाइज थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, इनको पावरफुल हो गए और इसके रिज़ल्ट में जर्मनी जो था वो हार गया इन नवंबर 1918 में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा जस्ट विद द एंट्री ऑफ यूएस, एंड यूएस की एंट्री के साथ ही. ठीक है. अब जब ये हार गया था तो जर्मनी की जो एबडिकेटेड हिज मोनार्की, उन्होंने अपनी मोनार्की जो एम्परर था वहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया. ठीक है. एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि जर्मनी जब वॉर लड़ रहा था तो वो मोनार्की के अंडर था. बट जैसे ही वॉर हार गया तो मोनार्की ख़त्म हो गई और क्या आ गया, वाइमर रिपब्लिक आ गया, वहाँ की गवर्नमेंट आ गई. ठीक है. दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज़ टू रीकास्ट द जर्मन पॉलिटिक्स. इससे क्या हुआ, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने जर्मनी की पॉलिटिक्स को ही चेंज कर दिया. नेशनल असेंबली जो गवर्नमेंट पार्टी थी वो मिली वाइमर में और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल
स्ट्रक्चर, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, और वाइमर को वहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाई जिसे कहा गया वाइमर रिपब्लिक. दैट इज़ formed it at Weimar, that's why it was named as Weimar Republic. इसलिए हमने इसका नाम Weimar Republic रखा. Now, deputies were elected to the Germany Parliament on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. Deputies were elected by the German Parliament. जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या है? रिचस्टैग. क्या नाम है? रिचस्टैग. अब डिप्यूटीज़ वहाँ पर इलेक्ट किए गए. डिप्यूटीज़ होते हैं वहाँ के मेंबर्स. रिचस्टैग में पार्लियामेंट ने मेंबर्स को इलेक्ट किया इक्वलिटी के बेस पर एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, इंक्लूडिंग वुमेन, जिनमें वुमेन्स को भी राइट टू वोट दिया गया. क्लियर? Now this republic, however, was not received well by its own people because it accepted the Versailles Treaty after Germany defeat at the end of the First World War. अब लोगों ने, आम जनता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आम जनता ने वाइमर रिपब्लिक को वेलकम नहीं किया. क्यों नहीं किया? वाइमर रिपब्लिक आते ही अनपॉपुलर था लोगों के बीच में, क्योंकि उसने जर्मनी की हार को स्वीकार करते हुए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटी थी उसको साइन कर दिया. दैट इज़ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी वो बहुत हार्श थी. एग्जैक्टली इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा. That's why people are not agree with the Weimar Republic. इसलिए जो लोग थे वो वाइमर रिपब्लिक के साथ हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, उसके साथ सहमत नहीं थे जो उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को साइन किया था. ठीक है, तो अब वाइमर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या थी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि वाई इट इज़ सेड दैट द ट्रीटी एट वर्सली वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग. क्यों कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सली एक हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी? हार्श मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड, ह्यूमिलेटिंग जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इरिटेट करने वाली, या ये कह सकते हैं कि कड़क, बहुत ज़्यादा ही लोगों की मानवता के उसके अगेंस्ट कह सकते हैं हम ह्यूमिलेटिंग, क्योंकि इसमें जर्मनी का बहुत सारा एरिया जो है वो उससे छीन लिया गया था. ठीक है, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज. अब बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी जर्मनी को अपनी ओवरसीज़ का मतलब है समुद्र के पार, जहाँ पर उसकी कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश थी, वो 13% कॉलोनीज़ और इट्स टेरिटरीज उसे देनी पड़ी दूसरी साइड को, अदर साइड. कौन? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ओके, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथियाना. 75% अपना आयरन रिजर्व और इसके साथ साथ 26% अपना कोल उसे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथियाना को देना पड़ा. इट वॉज ऑल्सो डीमिलिटराइज बाय एलाइड पावर्स, और उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया. डीमिलिटराइज का मतलब होता है कि जर्मनी से उसकी जो मिलिट्री थी वो छीन ली गई, उसको मिलिट्री की जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं दी गई, ताकि वो आगे किसी भी तरह का कोई स्टेप ना ले सके. ठीक है, जर्मनी वॉज फोर्स टू पे ए कंपनसेशन ऑफ लीवर 6 बिलियन. लीवर इज़ द करेंसी. ठीक है, अब जर्मनी को 6 बिलियन लीवर जो है वो पे करने पड़े एज अ कंपनसेशन, वॉर के कंपनसेशन के रूप में. तो ये एक हार्श ट्रीटी थी. आपके पास ये जब क्वेश्चन आएगा आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं कि उससे उसका 13% टेरिटरीज ले ली गई थी, 75% और ले लिया गया, 26% कोल ले लिया गया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क में दे दिया गया. ठीक है, और उसको 6 बिलियन लीवर का कंपनसेशन भी देना पड़ा. The Allied armies occupied resources rich Rhineland for the major part of 1920s. और एलाइड आर्मीज़ ने उनके रीहनलैंड एक एरिया का नाम है, ये एग्जैक्टली रिसोर्सफुल एरिया था. रीहनलैंड आयरन ओर था आई थिंक एरिया यहाँ पर, तो इसको ले लिया गया.
ठीक है. Many Germans held the Weimar Republic responsible for the defeat in the war and the disgrace at Versailles. बहुत सारे जर्मन पीपल ये कहते थे कि वाइमर रिपब्लिक ने हमें हरा दिया और हमें डिसग्रेस किया, यानी कि हमारी जो एक इमेज है उसको डाउन किया है. ठीक है, तो ये एक मेनली इफ़ेक्ट था किसका, वाइमर रिपब्लिक का और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. ये तो थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज और वाइमर रिपब्लिक. वाइमर रिपब्लिक को लोगों ने वेलकम क्यों नहीं किया, बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. एंड ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बहुत हार्श थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द वॉर. दिस इज कि अभी हमने पढ़ा वाइमर रिपब्लिक किस तरह से बर्थ हुआ. अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि वाइमर रिपब्लिक में का तो बर्थ तो हुआ, पर इसके साथ साथ जो वॉर हुई उसका क्या इफ़ेक्ट रहा जर्मनी के ऊपर. नॉट ओनली ऑन जर्मनी बट ऑल्सो ऑन द होल यूरोप. पूरे यूरोप पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफ़ेक्ट रहा. बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं तो वॉर जो है वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होती है, बट ये जो वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर्स जो थी, दे आर वेरी मच हार्ड बाय द पीपल, वेरी मच हार्श. और इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया. नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो द कंट्रीज़. कंट्री की इकॉनमीज़ को हिला दिया, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को हिला दिया वॉर्स ने. बिकॉज ऑफ दिस वॉर आगे भी लॉन्ग टाइम तक इनके इफ़ेक्ट्स रहे. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. वो कहते हैं बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट पड़े थे, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियल भी, इकोनॉमिकली भी. क्या इफ़ेक्ट पड़े. यूरोप जो कि एक बहुत रिच कॉन्टिनेंट था, क्रेडिएटर कॉन्टिनेंटर था, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे जो कंट्रीज़ थे, इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ तक इस्टेब्लिश की हुई थी. जर्मनी, डचेस, पोर्तुगीज़, ये सब कॉलोनीज़ थी इनकी इस्टेब्लिश. बट वो जो कॉन्टिनेंट था वो एक डेब्टर में चेंज हो गया. दैट टर्न इनटू अ डेब्टर. डेब्टर जो उधार दे रहा है किसी को, मतलब नहीं, उधार दे नहीं रहा, मतलब उधार के तले, बोझ के तले दब गया है, डेब्टर बन गया वो. इससे पहले वो क्या था, क्रेडिएटर, जो दूसरों को लोन देता था, उधार देता था. ठीक है, मतलब पहले वो रिच था, अब वो पुअर हो गया. ठीक है, डेब्टर बन गया. अब वो दूसरों से ऋण ले रहा है खुद को अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सही करने के लिए. ठीक है, चलिए. नाउ in the European society, soldiers came to be placed over civilian and were respected. यूरोप में सोल्जर्स को रिस्पेक्ट दी जाती थी, सिविलियन से ऊपर रखा जाता था, आम जनता से. Politicians and publicly glorified the soldiers and laid stress on the need of their for the men to be aggressive, strong and masculine. Politicians और पब्लिक्स दोनों ही सोल्जर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और ये चाहते थे कि मैन जो हैं, मैन मीन्स बॉयज़, वो एग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और मैस्कुलिन होने चाहिए. एग्रेसिव गुस्सा आने वाला, स्ट्रॉन्ग बहुत पावरफुल, मैस्कुलिन जिसे कहते हैं कि उनमें पौरुष होना चाहिए. ठीक है, तो मैस्कुलिन होने चाहिए. द ट्रेंच लाइफ वॉज ऑल्सो ग्लोरीफाइड. ट्रेंच की लाइफ, ट्रेंच मतलब जो सैनिक लाइफ थी, उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं जितना कि लिखा जाता था. सोल्जर्स को बड़ी हार्ड लाइफ वहाँ पर जीनी पड़ती थी. ठीक है, उनके खाने पीने रहने के जो वो थे इंतज़ाम थे वो अच्छे नहीं थे. सोल्जर्स वर ट्रैप्ड इन ट्रेंचेस विद द रैट्स फीडिंग ऑन corpses. ठीक है, दे फेस पॉइजनस गैसेस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली. ठीक है, उनके रैंक्स को रैपिडली डाउन किया जाता था. तो ये था सोल्जर्स का. ठीक है, बट यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ये है कि एग्जैक्टली जो सोल्जर्स की लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी. चाहे उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा था, पर वहाँ पर लाइफ जो थी वो उनकी अच्छी नहीं थी. एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज
in the public sphere, while popular sport grew for a conservative dictatorship. अब यहाँ पर मेनली क्या था, जो वॉर प्रोपेगेंडा था वो लोगों में जो एक पब्लिक जो स्फीयर था, मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोग थे वो हैप्पी नहीं थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थे, और वो मोनार्की की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ ज़्यादा जा रहे थे. स्पोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, कि एक वन हैंड अथॉरिटी होनी चाहिए जो फाइनल डिसीजंस ले. लोग उसको फेवर कर रहे थे. क्यों? क्योंकि ना तो मोनार्की उन्हें पसंद आ रही थी, और जो वाइमर रिपब्लिक ने किया वो भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था. ठीक है. एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली. ठीक है, उनके रैंक्स धीरे धीरे डाउन होते जा रहे थे. तो डेमोक्रेसी जो थी वो बैक सीट पे आ गई थी. डेमोक्रेसी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी. ठीक है. यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया था वॉर की वजह से, और पूरे यूरोप में वॉर थी, इसलिए पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ की राय एक हो गई थी. वाइमर रिपब्लिक से लोग बहुत ज़्यादा ही, जर्मनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वाइमर रिपब्लिक से लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, और लोग जो हैं वो रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन, वॉज फाइनेंशियली crippled by being forced by pay compensation. वाइमर रिपब्लिक को फोर्स किया गया था इन सब को करने के लिए, वॉर की गिल्ट फेस करने के लिए और पैसा देने के लिए. ठीक है. सो दैट वाइमर रिपब्लिक को एक दूसरा नाम दे दिया गया था, दैट वाज नवंबर क्रिमिनल्स. नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी वो इन द मंथ ऑफ नवंबर साइन की गई थी, और वो वाइमर रिपब्लिक ने की थी. दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स, इसलिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स का नेम दे दिया गया. ठीक है. तो ये है हमारे पास मेनली कि वॉर के इफ़ेक्ट्स क्या रहे. बच्चे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमें इफ़ेक्ट ऑफ वॉर में से भी क्वेश्चन नहीं आएगा. आपके पास अभी तक जो क्वेश्चन बना है दैट वाज वाइमर ट्रीटी ऑफ वर्सली, कि ट्रीटी ऑफ वर्सली हार्श और ह्यूमिलेटिंग क्यों थी, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स में बना है कि व्हाट वाज नवंबर क्रिमिनल्स. नवंबर क्रिमिनल्स क्या था, कौन थे नवंबर क्रिमिनल्स, और उन्हें क्यों कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स. ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. यहाँ पर एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द जर्मनी एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जर्मनी. ठीक है. अब पॉलिटिकल कंडीशंस को मैं इन शॉर्ट आपको फटाफट समझा दूंगी कि पॉलिटिकल कंडीशन जर्मनी की क्या थी. जर्मनी की अगर हम पॉलिटिकल कंडीशंस को रीड करते हैं तो जर्मनी के पीपल, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि दे आर नॉट हैप्पी विद द वाइमर रिपब्लिक, वो वाइमर रिपब्लिक से हैप्पी नहीं थे. एंड व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, पीपल वांट टू इस्टेब्लिश द सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट इन जर्मनी. वो क्या चाह रहे थे, वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे जर्मनी में. अब सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट वो थी जो कि रशिया में सोवियत में वर्क कर रही थी. ठीक है. और वाइमर गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाय अपराइजिंग द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स. वाइमर जो था वो डेमोक्रेटिक शेप देने की कोशिश कर रहा था, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा था बाय अपराइजिंग. किस तरह से, जो वॉर वेटरन्स थे, जो वॉर में सैनिक आए थे, उनकी कंडीशंस को अपराइज करके बढ़ाकर उनको रिस्पेक्ट देकर, उनको इकोनॉमिकली सोशली रिस्पेक्ट देकर. ठीक है. तो इस तरह से वाइमर रिपब्लिक अपने आप को, अपनी पोजीशन को सही करने की कोशिश कर रहा था. और दूसरी तरफ कम्युनलिस्ट एंड सोशलिस्ट नॉट एबल टू डिफीट हिटलर और इट्स ओन ऑफ हिज व्यूज़. और दूसरी तरफ वॉर के बाद जो हिटलर आया उसने कम्युनलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के ही व्यूज़ को हरा दिया. यानी कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही हिटलर के व्यूज़ से लोगों को अलग नहीं कर पाए, वो हिटलर के व्यूज़ के साथ चल रहे थे. पीपल तो पहले ही सेटिस्फाइड नहीं थे वाइमर रिपब्लिक से. ठीक है. वो कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे थे, वो सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे थे. आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही लर्न करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना. रिवीजन चल रही है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ओके. तो यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ जर्मनी ही आपने पढ़नी है. ठीक है.
नाउ कम ऑन द इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द जर्मनी। बच्चे इकोनॉमिक कॉजेज में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में जो वैल्यू थी जर्मनी की करेंसी की, दैट वाज मार्क थी वहाँ की करेंसी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। वाइमर रिपब्लिक ने एक रॉन्ग डिसीज़न लिया था। क्या था वो रॉन्ग डिसीज़न? इफ़ यू रिमेंबर, रॉन्ग डिसीज़न था कि जो पेपर करेंसी इस्टेब्लिश कर दी थी, ठीक है। अब पेपर करेंसी इस्टेब्लिश करने की वजह से वहाँ पर जो करेंसी थी वो रेकलेसली प्रिंट की गई, एंड जब अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई तो मार्क की वैल्यू जो थी वो डाउन हो गई, और वो इतनी डाउन हो गई कि लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में एक ब्रेड का लॉफ लेके आ रहे थे, ठीक है। तो ये थी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द जर्मनी। अब जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस क्या आई, किस तरह से आई, वो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमिक कॉजेज, जर्मनी फॉट वॉर लार्जली ऑन वॉर एंड ऑल्सो पे ह्यूज वॉर कंपनसेशन, ठीक है। उसने वॉर लड़ी और उसने बहुत ह्यूज वॉर कंपनसेशन दिया। सेकेंडली, 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर कंपनसेशन एंड फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स रूरल इंडस्ट्रियल एरिया। 1923 में जर्मनी ने अपने वॉर कंपनसेशन को देने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी फाइनल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, उसके पास पैसा ही नहीं था, गोल्ड ही नहीं था, वो गोल्ड की फॉर्म में दे रहा था। तो फ्रांस ने उसका रूरल इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो ऑक्यूपाइड अपने अंडर कर लिया, ठीक है। टू टेक द जर्मनी आउट फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस, अब जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से आउट करने के लिए गवर्नमेंट प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, गवर्नमेंट ने क्या किया, पेपर करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, अब जब बहुत ज़्यादा मनी आ गई सर्कुलेशन में तो वैल्यू जो थी वो उसकी क्या हो गई, डाउन हो गई। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, और जैसे ही वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड हुई, प्राइसेस ऑफ गुड्स वेंट एक्सट्रीमली हाई, और जो प्राइसेस ऑफ गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। एंड इंट्रोड्यूस डॉज प्लान्स, और इसके साथ साथ जर्मनी ने डॉज प्लान, एक यूएस इंट्रोड्यूस डॉज प्लान्स टू बेल जर्मनी आउट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। देखो यहाँ पर लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पहले करेंसी, पेपर करेंसी प्रिंट की गई, पेपर करेंसी प्रिंट होने की वजह से वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और वैल्यू ऑफ डाउन हो जाने की वजह से प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या हो गए, दे आर एक्सट्रीमली हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अब क्या हुआ, यूएस इंट्रोड्यूस डॉज प्लान, यूएस ने जर्मनी की हेल्प करने की कोशिश की, और जब यूएस ने जर्मनी की हेल्प करने की कोशिश की तो उसने डॉज प्लान एक इंट्रोड्यूस करवाया जर्मनी को। और डॉज प्लान क्या था, अकॉर्डिंग टू डॉज प्लान जर्मनी के को यूएस ने लोन देने शुरू कर दिए, ठीक है, ताकि जर्मनी अपनी फाइनेंशियल बर्डन से बाहर आ सके। बट ये जो डॉज प्लान था दैट नॉट रन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, वो जर्मनी के लिए एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं चल पड़ा। इसके क्या रीज़न थे, यस वी डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू।